नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुक करते हैं खबरों की और चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में चौथी मंजिल पर हुई। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के तारीखों पर मुहर भी लग चुकी है, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि 20 फरवरी से प्रदेश का बजट सत्र शुरू होगा। ये बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। बीस फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 2 चरणों में इसे आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खुद कर रहे थे और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बजट सत्र के तारीखों पर मुहर लग चुकी है। 20 फरवरी तारीख तय और 2 चरणों में बजट सत्र की शुरुआत होगी। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जिक्र भी किया। हमने 3 से नीचे ही अपना ये जो वित्तीय घाटा ये रखा हुआ है। पिछले वर्ष का 2.9 यानी 21-22 का था, 2.9 था। 22-23 का अब ये समाप्त होगा वर्ष, तो उसमें लगभग 3% तक ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा लगता है। और एक अच्छी हरियाणा की स्थिति इस नाते से भी है। हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं वो इसमें काफी वित्तीय संकट की स्थिति में आए हुए हैं, लेकिन हमने उससे कुछ लेना नहीं है। हमने तो अपनी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया है। उसमें अब किसी को भी जो अन्न लेना है, बीपीएल परिवार हो, अंत्योदय उत्थान, अंत्योदय परिवार, अंत्योदय योजना के अंतर्गत हो, अन्य योजना के अंतर्गत हो, किसी को भी उसका पैसा नहीं देना। उनका जो 1 रुपया 2 रुपया लिया जाता था वो भी नहीं होगा, फ्री होगा। हमारे लगभग 29 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे अगले वर्ष के लिए। केंद्रीय बजट में जैसा प्रति व्यक्ति आय की बात आई थी, तो पिछले 8 वर्ष में यानी 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय थी उससे अब केंद्रीय बजट के अनुसार डबल होकर के 1.9 लाख पर व्यक्ति। वास्तव में ये जीडीपी का जो शेयर है ये वो होता है, तो उस नाते से आंका गया है। हरियाणा इसमें अपना योगदान 2.75 लाख, 2,75,000 रुपया प्रति व्यक्ति, ये हमारा 22-23 का ये अनुमान हमारा रहने का है। अर्थात हम जो है केंद्र से भी काफी अच्छी स्थिति में है, यानी पूरे देश भर से, केंद्र से क्या पूरे देश भर की जो एवरेज है वो 1.97 है। हरियाणा की अपनी 2.75 लाख पर कैपिटा इनकम। किसान लगभग 10 लाख के आसपास किसान परिवार होंगे जिनको ये सब गया है। तो सीएम मनोहर लाल ने विश्व वेटलैंड दिवस पर ट्वीट कर लोगों से अपील की कि वे वेटलैंड और रामसर साइट्स के संरक्षण में अपना योगदान दें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है और इनमें भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि आर्द्र भूमि कई प्रकार के जीवों और लुप्तप्राय प्रजातियों को आश्रय देती है, इसलिए इसकी हमारे जीवन में एक अहम भूमिका है। विश्व वेटलैंड दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। हम आपको ये सीएम मनोहर लाल का ट्वीट दिखा रहे हैं। साथ ही लोगों से वेटलैंड के संरक्षण की सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट के जरिए अपील की है। ये ट्वीट हम आपको सीएम मनोहर लाल का दिखा रहे हैं। हरियाणा में 2 आर्द्र भूमि भिंडावास वन्यजीव और अभयारण्य व सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है। आइए इनका संरक्षण करें। #वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये ट्वीट सीएम मनोहर लाल का। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। वेटलैंड जल का
प्राकृतिक स्रोत होने के साथ साथ कई प्रकार के जीवों व लुप्तप्राय प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं। हरियाणा में 2 अर्धभूमि भिंजावास वन्यजीव अभयारण्य व सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है। आइए इनका संरक्षण करें। #वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये सीएम मनोहर लाल का ट्वीट। लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस दौरान आपको बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। दुष्यंत चौटाला ने बजट की तारीफ की और केंद्र बजट के कई प्रावधानों को गिनाते हुए बजट को जनहितैषी बताया। सपना जो हमने हरियाणा से शुरू किया था कि ग्रामीण अंचल के बच्चे को आज शहर में पढ़ने जाना पड़ता है क्योंकि उसको वो सुविधा नहीं है, और हरियाणा में हमने पायलट शुरू किया था जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी हम गांव के लेवल पे बना रहे थे। आज हमने करशेंदू के अंदर भी देशराज नंबरदार जी की याद में एक डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया है। वो आज के ही बजट के अंदर केंद्र सरकार ने प्रत्येक गांव तक कैसे डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचे उसको एक थ्रस्ट पॉइंट बनाया है। हमारे जो फार्मिंग सेक्टर का बजट था, फार्मिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसमें रिडक्शन था। उसके साथ साथ एविएशन सेक्टर को, भारत को कैसे और निखारा जाए, उसके लिए 50 एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा करी है। इसमें हमारा गुड़गांव का प्रोजेक्ट जिसका कल ही रिव्यू लिया था उसको भी हम प्राथमिक तौर पे केंद्र से अप्रूवल लेंगे कि इसको आने वाले समय में एक थ्रस्ट सेक्टर बनाकर हम आगे लेकर चलें। महिलाओं को कैसे और रोजगार से जोड़ा जाए, उनकी सब्सिडी को बढ़ाना, और सबसे ऐतिहासिक फैसला ये होगा जो मिडिल क्लास को एक रियायत है कि 5 लाख तक नील इनकम टैक्स था, अब उस स्लैब को बढ़ा के 7 लाख किया है। तो 7 लाख के उस स्लैब के अंदर मैं मानता हूं मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा लाभ इस घोषणा से मिलेगा। उसके साथ जो ओडीओपी था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को, उसको और फंडिंग देने की बात करी है। हरियाणा ने तो पद्मा 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के तौर पर भी एक सेपरेट फंडेड प्रोग्राम चलाया हुआ है। ये एक अचीवमेंट छोटे उद्योग और खास तौर पर ग्रामीण अंचल से जो स्टार्टअप शुरू होंगे उनको थ्रस्ट देने का। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि जीवन में कठिन दौर से गुजर रही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ही छत के नीचे उनके आश्रय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भर बनने का प्रबंध करने में मकसद से प्रदेश में 3 महिला आश्रम स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें प्रत्येक महिला आश्रम में 50 पात्र महिलाओं को रखने की व्यवस्था हुई। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को रेवाड़ी, सिरसा और नारनौल में स्थापित होने वाले इन महिला आश्रमों की जमीन चिन्हित करने से लेकर उनके निर्माण संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने ये बयान दिया, महिला आश्रम होंगे स्थापित और इस आश्रम को स्थापित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं कमलेश ढांडा और उन्होंने महिला आश्रम को स्थापित करने की बात कही, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गृह, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा एक समान उद्देश्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं को एकीकृत करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए ताकि हर एक पात्र लाभार्थी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है कोई भी लाभार्थी जन कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त किए बिना ना रहे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दावों को निपटाने में हरियाणा अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस योजना के तहत
मरीजों को बिना किसी परेशानी के मुफ्त इलाज मिल रहा है। मुख्य सचिव ने निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य योजना में स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग की सूक्ष्मताओं का भी गहन समीक्षा किया है। तो खबर सोनीपत से, जहां एटलस रोड पर स्थित किशोर विकास सदन में एक व्यक्ति की छत से गिरने से मौत हो गई। बता दें कि 10 दिन पहले ही व्यक्ति किशोर विकास सदन में रहने के लिए आया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले की जांच भी कर रही है। पुलिस के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भेज दिया। काउंसलर ने बताया है कि वो व्यक्ति प्लास्टिक के पाइप से उतरने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। बच्चा 22 तारीख को पुलिस वाले लेके आए थे सीडब्ल्यूसी के माध्यम से इसको, तो ये यहीं रह रहा था जी। बच्चा अपने विषय में कुछ भी नहीं बता रहा था शुरू में जब आया जी। फिर बाद में बच्चे ने अपना एड्रेस बताया था। मतलब बार बार थोड़ा चेंज कर रहा था, कभी कुछ बता रहा था, कभी कुछ बता रहा था, तो पूरा उसका एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाया था। मैम ये हादसा कैसे हुआ फिर? अब ये सर ये बच्चा मतलब खाना खाने के बाद जैसे रूम में से टीवी देखने के लिए आया था, तो उस टाइम सब बच्चे सो गए थे। तो हरियाणा सरकार बिजली विभाग का लाइन लॉस कम करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बिजली चोरी करके बिजली विभाग को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए अंबाला बिजली विभाग ने 25 टीमें बनाकर छापेमारी की, जिसमें बिजली कर्मचारियों के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। विभाग की 25 टीमों ने जिले भर में 1900 के करीब जगहों पर बिजली उपभोक्ताओं पर छापेमारी की, जिसमें 85 बिजली चोरी के केस पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि जिन पर करीब 16 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला सर्कल के अधीक्षक अभियंता बीके बरनवाल ने बताया है कि विभाग के आदेशों पर जिले में 25 टीमें बनाकर छापेमारी की गई। पकड़ी गई 85 बिजली चोरियों में 138 किलोवाट लोड दर्ज किया गया। साथ ही बिजली चोरों पर 16 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज करवा दिए गए हैं। बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान चलाया गया था। 25 टीमों का गठन किया गया था और इसके बाद 85 ऐसे केस मिले जहां बिजली चोरी की जा रही थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब इन लोगों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि कुल मिलाकर तकरीबन 16 लाख रुपए बताई जा रही है। लगातार शिकायत मिलने के बाद और अंदेशा होने के बाद ये कार्रवाई देखने को मिली। अंबाला में 25 टीमों का गठन किया गया और छापेमार कार्रवाई की गई, जहां 85 ऐसे केस मिले जहां पर बिजली चोरी की जा रही थी और इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जो जुर्माने की राशि है वो कुल मिलाकर 16 लाख रुपए है। इन सभी लोगों से तकरीबन 16 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। कल एक बिजली अभियान हमने चलाया था। ये एक्चुअली हमारे सारे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को सारे ही सर्कल में चलाया गया था और हमारे सर्कल में भी चलाया गया था और हमने इसके लिए 25 टीमें गठित की थी और हर टीमों के साथ पुलिस वालों के प्रोटेक्शन भी दिया गया था। एसपी साहब से पहले ही बात हो रही थी और ये काफी सफल रहा कल हमारा, जिसमें से हमने टोटल जो चोरी इसमें हमें मिली है वो 85 चोरियां मिली है। उसके अगेंस्ट 138 किलोवाट का जो चार्जिंग किया है हमने। तो खबर अंबाला से, जहां ग्रामीण चौकीदार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चौकीदारों का कहना है कि वो उपायुक्त कार्यालय पर दिन रात धरना देंगे और जिले भर के सभी चौकीदार इकट्ठा होकर बुधवार को डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने अभी तक कोई मानदेय नहीं बढ़ाया। ग्रामीण चौकीदारों को 7,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। जब तक सरकार उन्हें पक्का कर्मचारी घोषित नहीं करती तब तक 24,000 रुपए मासिक मानदेय
दिया जाए। चौकीदारों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है तो आने वाले 5 मार्च को दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीएम को ज्ञापन सौंपने की मांग की गई। आप ये प्रदर्शन की तस्वीरें अंबाला से देख रहे हैं और ये भी कहा गया अगर 7,000 से बढ़ाकर मानदेय 24,000 रुपए नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये चौकीदारों का कहना था। यहां तमाम चौकीदार इकट्ठा होकर ग्रामीण चौकीदारों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है और ये भी कहना है कि जब तक सरकार उन्हें पक्का नहीं कर देती तब तक उनकी तनख्वाह को 24,000 रुपए किया जाए और अगर 24,000 की तनख्वाह नहीं की जाएगी तो आने वाले 3 मार्च को एक दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये चौकीदारों ने चेतावनी दी है। नगर निगम के अंदर आ गए हैं तो उनकी ड्यूटियां कम्युनिटी सेंटरों के अंदर लगाई गई हैं जी। जो यहाँ से हमारे गांव से मान लीजिए 15-16 किलोमीटर पड़ता है जी। तो उसमें बताओ वहां पे 100 रुपए तो किराया लग जाता है जी हमारा। तो वहां कैसे जाए जी 100 रुपए खर्च करके जी। तो 3,000 रुपए तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं जी किराए में जी। तो अब वहां पे कैसे जाए जी बताओ। ना हमारे पास कोई साधन जी जाने के लिए, गाँव का भी काम करना पड़ता है जी। तो यमुनानगर जिला जेल में बंद बंदियों और कैदियों द्वारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से लेकर फर्नीचर और कई अन्य प्रोडक्ट तैयार किए गए, जिसकी प्रदर्शनी सूरजकुंड मेले के अंदर लगाई जाएगी और ये प्रोडक्ट मेले में भेजे भी जा रहे हैं। इन प्रोडक्ट की काफी डिमांड गीता जयंती के बाद बढ़ी है। गीता जयंती पर लगी प्रदर्शनी में भी लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को काफी सराहा और इसे अब इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि यमुनानगर जिला जेल के एसपी विशाल छिब्बर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि जेल में बंदियों के दिमाग से नकारात्मक सोच को हटाने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वो भविष्य में जेल से बाहर जाएं तो मुख्यधारा में समाज के साथ सीधे जुड़ें और एक स्किल्ड पर्सन बनकर निकले जिससे कि वो अपना जीवन यापन भी कर सकें। प्रोडक्ट के द्वारा पसंद किया गया काफी, तो उसके बाद हमें इंस्पिरेशन मिली कि लोगों की क्या डिमांड है और वो क्या चीज पसंद कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमने कुछ नई चीजें बीच में ऐड करी हैं कारपेंट्री सेक्शन में और रॉट आयरन में। तो उसको हम लोगों की पसंद के अनुसार हमने इस सामान बनाया। तो फर्नीचर के अलावा हमारे पास यहाँ पे आयरन स्मिथी का काम है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का है, जिसमें हम आयरन स्मिथी में हम अलमीराज, ये हॉस्पिटल बेड्स और रैक्स वगैरह बनाते हैं। रॉट आयरन का शो पीसी स्टैंड और पॉट स्टैंड बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने पर नगर निगम ने पिछले कई दिनों से कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अम्बाला नगर निगम ने 2 सरकारी विभागों को सील कर दिया। साथ ही 6,82,000 रुपए के बकाया टैक्स को लेकर सोयल टेस्टिंग विभाग और उपमंडल कृषि विभाग को नगर निगम की टीम ने सील किया। नगर निगम टैक्स इंचार्ज बलवीर सिंह ने कहा है कि नगर निगम कमिश्नर के आदेश अनुसार उपमंडल कृषि विभाग और सोयल टेस्टिंग विभाग को सील किया गया। इन दिनों विभागों पर लगभग 6,82,000 रुपए का टैक्स बकाया है। 2019 से इन दोनों विभागों को नोटिस दिया जा रहा था पर अभी तक उनकी तरफ से टैक्स नहीं जमा करवाया गया और लगभग 5 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स भी वसूला जा चुका है। कार्रवाई सरकारी विभागों पे की हुई गई है। उपमंडल कृषि अधिकारी अम्बाला व ये सोयल टेस्टिंग विभाग, इन पे 6,82,000 का हमारा संपत्ति कर बकाया था। कमिश्नर साहब के आदेशानुसार आज इनको सील किया गया है और जब तक संपत्ति कर नहीं देंगे सील नहीं इनकी वो कहीं
तो महानगरों की तर्ज पर अब अंबाला में भी बनने जा रही 24x7 नाइट फूड स्ट्रीट। आपको बता दें कि इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खाका तैयार कर लिया है, साथ ही अधिकारियों को इस पर काम करने के आदेश भी दिए गए हैं। बता दें कि नाइट फूड स्ट्रीट में छोटे काउंटर बनाकर खानपान की दुकानें खोली जाएगी और इसके साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। लोग देश भर के अलग अलग बेहतरीन व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। बहुत बढ़िया चीज है जी। गरीबों को एक रोजगार मिलेगा, एक दिल्ली गुड़गांव की तरह बढ़िया वो सिस्टम हो जाएगा लोगों का, और कामकाज बढ़िया रोजगार मिलेगा गरीबों को। सबसे बड़ी बात तो ये है। और विज साहब जो करा रहे हैं बहुत बढ़िया नाइट मार्केट से, तो ये है कि रेडी रूढ़ी वाले जो इधर उधर है एक जगह कोने में अपना रोजगार करते रहेंगे। बाहर लोग आएगा, वो भी सामान लेगा, वो बढ़िया होगा। बड़े मार्केट लगेगा, वो सबके लिए बढ़िया होगा। इधर वाला बाहर वाला सब वाला नाम रहेगा मशहूर। अंबाला भी अब बड़े शहरों की सूची में आ गया है। सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। एयरपोर्ट भी यहाँ पर बनने जा रहा है। तो अब यहाँ पर नाइट फूड स्ट्रीट बनाने का कल हमने फैसला किया है। हमारे पास जगह है, वहाँ पर हम अलग अलग कैबिन बनाकर देंगे, जहाँ पर देश के भिन्न भिन्न प्रकार के जो व्यंजन बनाए जाते हैं वो दुकानदार बनाएंगे। और अंबाला भी और इसके आसपास भी, क्योंकि दूर दूर तक कहीं पर भी कोई नाइट फूड स्ट्रीट नहीं है, दूर दूर तक। इससे अंबालागढ़ को बहुत से फायदे होंगे जी। एक तो जो लोग बाहर से यहाँ घूमने आते हैं उनके लिए एक अच्छा स्पॉट बन जाएगा कि बैठ के यहाँ पर अपना काफी डिफरेंट तरह की चीज़ों को खा के उनका स्वाद ले सकें। दूसरा, गरीब आदमियों को और जो रेडी वाले जो फड़ी वाले हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड मेले का हर किसी को इंतजार रहता है। इस बार 36वां सूरजकुंड मेला लगने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 3 फरवरी से होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार 45 देशों के विदेशी आर्टिस्ट के शामिल होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार इस मेले में पूर्वोत्तर के 8 राज्य के हिस्सा ले रहे हैं। इन सभी राज्यों के कलाकार इस मेले में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शामिल होने वाले हैं। हर साल इस मेले की थीम अलग होती है। मेले को उसी थीम पर सजाया जा सकता है। इस बार पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को थीम स्टेट बनाया गया है। यहां की संस्कृति से लेकर खानपान तक का आनंद सूरजकुंड आकर लिया जा सकता है। सूरजकुंड मेला में सिक्योरिटी के पूरे बढ़िया बंदोबस्त किए गए हैं और लगभग हमारे 3000 पुलिस वाले इस बार ड्यूटी पे रहेंगे, जो कि शिफ्ट वाइज रहेंगे, क्योंकि तीनों शिफ्ट में काम करना पड़ता है। और जैसे मेले का टाइम भी इस बार 10 से लेकर 8 बजे तक है, तो उसके लिए हमने पूरा बाहर एक तो रूट का पूरा प्रॉपर इंतजाम किया है कि किसी तरह की जाम न लगे और लोगों को पहुंचने में मेले तक कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए सभी पार्किंग वगैरह तैयार करा दी हैं। बाहर नाके भी हमारे लगे हैं। तो इस बीच करनाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर 45 पशुओं के मौत का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी, 45 पशुओं की मौत से जुड़ी हुई खबर करनाल से पुष्कड़ गांव में हुई है। पशुओं की मौत सरकार ने कमेटी का गठन भी कर दिया। साथ ही मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी का गठन किया गया। करनाल के डिवीजन की ये पूरी घटना, जहां 45 पशुओं की मौत का मामला अब आया है और इसके बाद सरकार ने कमेटी का गठन भी किया है और साथ इंक्वायरी की बात भी कही जा रही है। मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी गठित की गई। 4 दिन में कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। करनाल में 45 पशुओं की मौत के बाद इंक्वायरी के लिए कमेटी का गठन किया गया और साथ ही आपको बता दें कि ये कमेटी 4 दिन के अंदर रिपोर्ट भी सौंपेगी। 4 दिन में ही कमेटी को रिपोर्ट भी सौंपना है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर करनाल से आपकी स्क्रीन पर यहां 45 पशुओं की मौत का मामला सामने आया है। पुष्कड़ गांव में हुई है इन पशुओं की मौत। सरकार ने कमेटी का किया गठन। मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी गठित। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।